congestive heart failure, inability of heart to meet the metabolic demand of body. ट्रीटमेंट अप्रोच जो congestive heart failure की है, उसमें क्यों टारगेट किया जाता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जैसी कंडीशंस को, उसमें क्यों हम रास इनहिबिटर्स यूज करते हैं, उसमें क्यों हम बीटा ब्लॉकर्स का यूज करते हैं, क्यों वहां पर हम ध्यान देते हैं कि बॉडी में ब्लड वॉल्यूम ज्यादा ना बढ़े, कैसे एक साइकिल बार बार सीएचएफ होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आशीष पाठक और आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विशियस साइकिल इन सीएचएफ। कैसे एक दुष्चक्र जो रहता है, जो लगातार एक कंडीशन क्रिएट कर सकता है जो हमारे बॉडी के लिए डेंजरस है, दैट इज कॉल्ड सीएचएफ, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू मीट द मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ बॉडी। बिल्कुल बेसिक से हम यहां पर शुरुआत करेंगे। अगर यह साइकिल आपको क्लियर है तो आपको अंदर जाके चैप्टर में मैकेनिज्म एक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर हम शुरुआत करते हैं। दिन भर में कई बार हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है, कई बार बढ़ता है, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं चल पाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो बैरो रिसेप्टर्स हैं जो तुरंत प्रेशर को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर ब्लड प्रेशर कम हुआ तो तुरंत ब्रेन तक मैसेज पहुंचा दिया, वो कम हुए ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो तुरंत ब्रेन तक मैसेज पहुंच जाता है, जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है वापस उसे कम करने की कोशिश करता है। तो ये ऑटोमेटिकली वहां पर चलता रहता है, ये मैकेनिज्म वहां पर चलती रहती है। अगर कम हो रहा है तो बढ़ाना, बढ़ रहा है तो कम होना, ये रेगुलर वहां पे चलता रहता है। ओके, लेकिन प्रॉब्लम कब होती है? जब ये चीजें अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं। अक्सर कई बार बच्चे इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एड्रेनालिन अच्छा न्यूरोट्रांसमीटर है कि बुरा है, नॉर एड्रेनालिन अच्छा न्यूरोट्रांसमीटर है कि बुरा है। हमारे बॉडी के अंदर कुछ भी बुरा नहीं है। जो भी बॉडी के अंदर बुरा होता है वो हम खुद ही करते हैं। बाकी बॉडी के अंदर कुछ भी बुरा नहीं है जब तक कि वो कहां है, बैलेंस में। तो बॉडी की जो वर्किंग है, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। इसकी बात कर रहे हैं हम, बैलेंस की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम शुरुआत करते हैं कि सारी चीजों की शुरुआत होती है, एक फिनोमेना रहती है, एक घटना रहती है जो दिन भर चलती रहती, कई बार हमारी बॉडी में चलती रहती है। वहां से शुरुआत होगी। शुरुआत कहां से होगी? मायोकार्डियल इनएडिक्वेसी। मायोकार्डियल इनएडिक्वेसी मींस हार्ट अपना काम नहीं कर पाया। हार्ट ने उतने ब्लड को पंप नहीं कर पाया जितने ब्लड की बॉडी को जरूरत थी। मायोकार्डियल इनएडिक्वेसी हम बोलेंगे। हार्ट क्या नहीं कर पा रहा है? उतने ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है जितने ब्लड की बॉडी को जरूरत थी। ओके, तो यहां पर जैसे ही मायोकार्डियल इनएडिक्वेसी वाली कंडीशन आएगी, तुरंत हमें किस फॉर्म में यह समझ में आएगा? रिड्यूस्ड कार्डियक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मायोकार्डियल इनएडिक्वेसी मींस हार्ट ने ब्लड को पंप नहीं कर पाया, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हुई होगी वहां पे, तो कार्डिक आउटपुट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जैसी कार्डिक आउटपुट कम होगा, हम फॉर्मूले जानते हैं, कार्डिक आउटपुट इनटू पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ब्लड प्रेशर। तो अगर कार्डिक आउटपुट कम हुआ तो ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा? वहां पर कम हो जाएगा। ब्रेन तक मैसेज पहुंचाएंगे बैरो रिसेप्टर्स। क्या मैसेज पहुंचाएंगे? ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब ध्यान समझना, ब्रेन तक ये मैसेज नहीं पहुंचा कि कार्डिक आउटपुट कम हुआ, ब्रेन तक क्या मैसेज पहुंचा? ब्लड प्रेशर कम हुआ है। तो ब्रेन क्या करेगा? सारे तरीके अपनाएगा जिन तरीकों से वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, और उन सारे तरीकों को बोला जाता है, जितने तरीके से ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है उनको हम यहां पर क्या बोल सकते हैं? ब्रेन क्या एक्टिवेट कर देगा? ब्रेन यहां पर एक्टिवेट कर देगा कंपनसेटरी मैकेनिज्म। कंपनसेटरी मैकेनिज्म। यहां पर कंपनसेटरी मैकेनिज्म का मतलब समझें, ब्रेन कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है कि जो कम हुआ है उसको बढ़ाना है। अब ब्रेन तक क्या मैसेज पहुंचा? ब्लड प्रेशर कम हुआ है। तो जितने भी सिस्टम्स हैं बॉडी में जिनसे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, उन सारे मैकेनिज्म को ब्रेन क्या कर देगा? एक्टिवेट कर देगा। जैसे कि सबसे कॉमन और सबसे स्ट्रॉन्ग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो किसको एक्टिवेट कर देगा?
सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन का रिलीज बढ़ेगा। अब नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन जैसे सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर कई तरीके से काम करेंगे। सीधा अल्फा रिसेप्टर पे जाएंगे, ब्लड वेसल्स में वैसोकंस्ट्रिक्शन शो करेंगे, वैसोकंस्ट्रिक्शन शो करेंगे तो जिससे पेरिफेरल वास्कुलर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, यहां पर ब्रेन ब्लड प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या किया, नॉर एड्रेनालिन के रिलीज को बढ़ाया। नॉर एड्रेनालिन ने अल्फा रिसेप्टर से बाइंड हुआ ब्लड वेसल्स में, अल्फा 1 अल्फा 2, और उनसे वहां पर बाइंड हुआ, जिससे क्या हुआ, वैसोकंस्ट्रिक्शन। वैसोकंस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। यही नॉर एड्रेनालिन हार्ट रेट को बढ़ा सकता है, बीटा 1 रिसेप्टर से बाइंड होकर कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। यही नॉर एड्रेनालिन बीटा 1 रिसेप्टर से जाके बाइंड होगा जेजी सेल्स में, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, और जैसे ही ये बीटा 1 रिसेप्टर से बाइंड हुआ, किससे बाइंड हुआ, बीटा 1 रिसेप्टर से, ये नॉर एड्रेनालिन रिलीज हुआ। ये किडनी में जेजी सेल्स में, किडनी में जेजी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स कि बीटा 1 रिसेप्टर से बाइंड हुआ, और जैसे ही इससे ये बाइंड हुआ, ये तुरंत एंजाइम को रिलीज करवाएगा रेनिन, और रेनिन अपना काम यहां पर स्टार्ट कर देगा। रेनिन का काम आप सभी को पता है, एंजियोटेंसिनोजन को काय में कन्वर्ट करना, एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा, एंजियोटेंसिन 3, 4, एंजियोटेंसिन 2, कई तरीके से ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा के, वैसोकंस्ट्रिक्शन को बढ़ा के, कई तरीके से ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। हाँ बिल्कुल सही, आपको याद आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये यहां पर स्टार्टिंग हो जाएगी, ब्रेन ने क्या एक्टिवेट कर दिया है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो सेकंड जो मैकेनिज्म है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, जिसको ब्रेन स्टार्ट करता है, वो है आपकी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम वाली मैकेनिज्म, रास का एक्टिवेशन। ब्रेन क्या करवाएगा यहां पर, ब्रेन करेगा यहां पर सेकंड मैकेनिज्म कौन सी हो गई, रास एक्टिवेशन। रास का फुल फॉर्म क्या है यहां पे, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रास एक्टिवेशन क्या करवाएगा, ये रास का एक्टिवेशन करवाएगा। रास का एक्टिवेशन होगा, रास का एक्टिवेशन होगा कई तरीके से। रास क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, जिसमें से एक है ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाना। ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाना मतलब यहां पर क्या स्टार्ट हो जाएगा, वॉल्यूम एक्सपांशन। वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, रास एक्टिवेशन के कारण क्या हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट होगा। शुरुआत में केवल स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, इनिशियली केवल क्या बढ़ेगा वहां पर, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा। मींस आप ऐसा लिख सकते हैं, इंक्रीज्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। इनिशियली केवल स्ट्रोक वॉल्यूम यहां पर बढ़ेगा, इंक्रीज्ड स्ट्रोक वॉल्यूम, केवल स्ट्रोक वॉल्यूम इनिशियली यहां पर बढ़ेगा, केवल स्ट्रोक वॉल्यूम यहां पर बढ़ेगा। ओके, लेकिन अगर लगातार वहां पर वॉल्यूम बढ़ता रहा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता रहा, मतलब हार्ट के ऊपर प्रीलोड बढ़ जाएगा, और हार्ट के ऊपर प्रीलोड बढ़ जाएगा मतलब वेंट्रिकुलर फिलिंग बढ़ जाएगी। ध्यान सुना, हार्ट इज नॉट अबाउट फीलिंग, इट्स अबाउट फिलिंग, ठीक है, याद रखना। तो वहां पर क्या हो जाएगी, फिलिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि इस सिस्टम ने वॉल्यूम को एक्सपांड कर दिया, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा दिया। शुरुआत में तो केवल क्या हुआ था, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा, हर स्ट्रोक पे वॉल्यूम ज्यादा आ रहा था, लेकिन जब लंबे समय तक रहा, मतलब वहां पर प्रीलोड बढ़ता जा रहा है, और प्रीलोड बढ़ता जाएगा तो वेंट्रिकल जो डायलेट हो जाएगा, अपनी भाषा में याद रखो, फूल जाएगा। तो क्या बोलेंगे इसको हम, क्या हो जाएगा अगर लंबे समय तक हुआ, वेंट्रिकुलर डायलेशन। वेंट्रिकुलर डायलेशन, और ये वेंट्रिकुलर डायलेशन भी अगर बहुत लंबे समय तक रहा, मतलब ये वेंट्रिकल फूलता जा रहा है, तो ये एक बहुत डेंजरस कंडीशन वहां पर बन सकती है। और इस कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायलेटेड
कार्डियोमायोपैथी। ये लेकिन एक लेटर स्टेज है। इनिशियली केवल क्या हुआ था, वॉल्यूम एक्सपेंशन। लेटर स्टेज में क्या हुआ, वहां पर वेंट्रिकुलर डायलेशन, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, तो हार्ट तक जो ब्लड की फिलिंग है वो भी बढ़ती जा रही है। ये क्या कॉज करेगा, वेंट्रिकुलर डायलेशन। अब आप इमेजिन करें वेंट्रिकल डायलेट हो गया है, ध्यान से सुनना जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। वेंट्रिकल डायलेट हो गया है, वेंट्रिकल डायलेट हो गया है, तो प्रॉब्लम कहां पर आएगी, अगर ज्यादा डायलेट हो जाएगा, ज्यादा रिलैक्स हो जाएगा तो बिल्कुल सही है, अगले कॉन्ट्रेक्शन में यहां पर दिक्कत आएगी, फिर से दोबारा उतने अच्छे तरीके से सिस्टोलिक कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो पाएगा। मींस अगेन क्या हो जाएगा, यहां पर कार्डिक आउटपुट क्या हो गया, कम हो गया। अब आप पूरी साइकिल देखें, मायोकार्डियल एनआईडीकेसी मतलब कार्डिक आउटपुट कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ, ब्रेन ने सारे तरीके अपना लिए कि हमें क्या करना है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है, जिसमें से कंपनसेटिंग मैकेनिज्म, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, रास एक्टिवेशन, जिससे क्या हुआ, सबसे पहले वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ। शुरुआत में केवल स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा, बाद में प्रीलोड बढ़ गया, जिससे वेंट्रिकल डायलेट हो गया, जिससे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी भी हो सकती है। वेंट्रिकल अगर डायलेट हो जाएगा तो वापस कार्डिक आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये पूरी साइकिल जहां से शुरू हुआ था, साइकिल वहीं पर आकर खत्म हो गई। ओके, रास का एक्टिवेशन हुआ, जिसका एक्टिवेशन हुआ, रास का अगर एक्टिवेशन यहां पर हो रहा है, तो रास के एक्टिवेशन में हम सभी को पता है एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है। एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, एल्डोस्टेरॉन सोडियम वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है, और सोडियम वाटर को रिटेंशन को बढ़ाता है, मींस ये भी क्या करेगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन। इनिशियली यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वॉल्यूम एक्सपेंशन अगर ज्यादा हुआ, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा बढ़ा, इट कॉज वेंट्रिकुलर डायलेशन और अल्टीमेटली डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। कंपनसेटरी मैकेनिज्म कौन सा हो गया आपका, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, दूसरा हो गया रास एक्टिवेशन, तीसरा जो रिसेंटली उन्होंने ऐड किया है, वो ऐड किया उन्होंने एंडोथेलिन रिलीज। एंडोथेलिन नाम का केमिकल रिलीज करवाते, एंडोथेलिन रिलीज। एंडोथेलिन वो केमिकल है जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जब ये रिलीज होता है, एंडोथेलिन, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन शो करता है। ठीक है, तो अब हम तीनों में कॉमन चीज निकाल रहे हैं। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो क्या बढ़ेगा, पीवीआर बढ़ेगा, पीवीआर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर। अब एक साइकिल तो आप लोगों ने ये देख ली, अगली साइकिल समझना, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, रास एक्टिवेशन और एंडोथेलिन, इन तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हुआ मतलब नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन रिलीज हुआ, वो ब्लड वेसल्स के अल्फा रिसेप्टर से बाइंड हुए, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। रास का एक्टिवेशन हुआ, एंजियोटेंसिन 2 भी क्या करता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। एंडोथेलिन भी क्या कर रहा है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो इन तीनों में कॉमन क्या है, अगर नीचे की तरफ बढ़े साइकिल में, तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन भी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन शो कर रहा है, रास भी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, एंजियोटेंसिन 2 भी क्या कर रहा है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, और एंडोथेलिन का तो मेन काम है ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन शो करता है। तो ये तीनों वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन शो कर रहे हैं, तो ये तीनों ही क्या करेंगे, बिल्कुल सही है, सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं, सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। तो यहां पर साइकिल में क्या आ जाएगा, जैसे ये होगा कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट होगी, चाहे यहां पर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हुआ हो, रास एक्टिवेशन हुआ, एंडोथेलिन रिलीज हुआ हो, इसका एक कॉमन रिजल्ट क्या निकल के आएगा, कॉमन एक रिजल्ट यहां पर निकल के आएगा, वो रिजल्ट रहेगा इंक्रीज्ड सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस। सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। मींस ब्लड वेसल्स क्या हो रही हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही हैं। ये तीनों में कॉमन क्या है, ये तीनों सिस्टम, कंपनसेटरी सिस्टम क्या कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स को क्या कर रहे हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। अब अगर तीनों ही कॉन्स्ट्रिक्शन शो करेंगे, मतलब आर्टरीज भी कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, वेन्स भी कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी। तो अगर आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही हैं, तो वेंट्रिकल से बाहर की तरफ ब्लड को कौन ले जाता है, आर्टरीज। तो यहां पर क्या होगा, आर्ट्रियोलर कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या होगा यहां पर, आर्ट्रियोलर कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब क्या बढ़ेगा, आफ्टर लोड।
देखो ध्यान से, यहां क्या बढ़ रहा था, ऊपर क्या बढ़ रहा था, प्रीलोड, यहां पर क्या बढ़ रहा था, प्रीलोड, और यहां पर क्या बढ़ेगा, नीचे आफ्टर लोड। वेंट्रिकुलर डायलेशन क्यों हो रहा था, क्योंकि यहां पर क्या बढ़ रहा था, प्रीलोड बढ़ रहा था। ब्लड वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, प्रीलोड बढ़ता जा रहा है, यहां प्रीलोड बढ़ रहा था। अब यहां अगर आर्टरीज भी कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो वेंट्रिकल से बाहर की तरफ जो ब्लड जा रहा है, अगर आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट है तो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट व्हेन इट डज कॉन्ट्रैक्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है तो वहां पर वेंट्रिकुलर वॉल पे प्रेशर बढ़ेगा, मतलब आफ्टर लोड बढ़ेगा। तो बाहर की तरफ, हार्ट से बाहर की तरफ जो ब्लड जा रहा है वो कौन ले जा रहा है, आर्टरीज, वो कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, मतलब बाहर की तरफ जो ब्लड जा रहा है उसमें रुकावट पैदा होगी, इंपेडेंस क्रिएट होगा। तो यहां पर क्या होगा, increased impedance to ventricular outflow। जो वेंट्रिकुलर आउटफ्लो है उसमें इंपेडेंस क्रिएट हुआ, रुकावट क्रिएट हुई, मतलब हार्ट से बाहर की तरफ जो ब्लड जा रहा था वो क्या होने लगा, कम होने लगा। और अगर वो कम होने लगा तो अगेन क्या कम हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो हमने एक साइकिल यहां पर देखी, इस तरफ देखें तो क्या बढ़ा था, प्रीलोड, इस तरफ देखें तो क्या बढ़ा है, आफ्टर लोड। क्योंकि यहां क्या हो रहा था, ब्लड जो था, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा हुआ था जो वेंट्रिकल को क्या कर रहा था, डायलेट कर रहा था, प्रीलोड बढ़ा था। यहां पर आर्टेरियल कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, मतलब क्या बढ़ा है, आफ्टर लोड बढ़ा है। अब यहां तक तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमें समझ में नहीं आ रही, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, ये सिस्टम जब एबनॉर्मल तरीके से एक्टिवेट होंगे, ध्यान से सुनना आप लोग, ये सिस्टम जब एबनॉर्मल तरीके से एक्टिवेट होंगे, जैसे कि अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन अनकंट्रोल्ड तरीके से हुआ, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन अनकंट्रोल्ड तरीके से हुआ तो ये क्या कॉज करेगा, वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग। रास का एक्टिवेशन भी एबनॉर्मल तरीके से हुआ, ये भी क्या कॉज करेगा, वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग। एंडोथेलिन रिलीज भी एबनॉर्मल तरीके से हो रहा है तो ये भी क्या कॉज करेगा, वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग। अगर आफ्टर लोड भी एबनॉर्मल तरीके से बढ़ा तो ये भी क्या कॉज करेगा, वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग। अगर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, वेंट्रिकुलर डायलेशन वहां पर हुआ, ये एबनॉर्मल तरीके से हुआ, अनकंट्रोल्ड तरीके से हुआ, तो ये भी क्या कॉज करेगा, वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग। अगर वॉल्यूम एक्सपांशन एबनॉर्मल तरीके से हुआ, ये भी क्या कॉज कर रहा है, वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग। अगर एल्डोस्टेरॉन का रिलीज भी एबनॉर्मल तरीके से हुआ, यह भी क्या कॉज कर रहा है, वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग। और हम सभी को पता है, यह बताने की जरूरत नहीं है, हम सभी को पता है वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग के बारे में, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। आप में से अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें वो। वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग इज द मेन कॉज ऑफ CHF। वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग इज द मेन कॉज ऑफ CHF। तो जब भी आपको यह लग रहा है कि CHF को हम ट्रीट कर रहे हैं, मतलब कॉज को ट्रीट करना पड़ेगा, कॉज को ट्रीट करना पड़ेगा, मतलब किसको ट्रीट करेंगे हम, वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग को ट्रीट करेंगे। अब आपके सामने सारे आंसर हैं। वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग को ट्रीट कैसे करोगे, आपके सामने ये आंसर है, बोलो। सामने आंसर है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को रोकोगे, मतलब क्या यूज करोगे, बीटा ब्लॉकर। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को रोकोगे, क्या यूज करोगे, बीटा ब्लॉकर। इसलिए CHF वाले क्लासिफिकेशन क्या दिए गए हैं, बीटा ब्लॉकर्स। यहां देखो, रास एक्टिवेशन को रोकोगे, मतलब क्या यूज करोगे, रास इनहिबिटर्स, AC इनहिबिटर्स, ARBs, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, इन सब का यूज करोगे। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, बीटा ब्लॉकर्स, मेटाप्रोलोल, बिसोप्रोलोल, कार्बिडिलॉल। एंडोथेलिन एंटागोनिस्ट आप यूज कर सकते हैं, नया ड्रग ऐड किया है, बोसेंटन नाम का जो ड्रग है, एंडोथेलिन एंटागोनिस्ट। एल्डोस्टेरॉन के ओवर स्टिमुलेशन को रोकोगे, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट यूज करोगे, क्योंकि ये भी क्या कॉज कर रहा था, वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग। एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, स्पाइरोनोलैक्टोन, एप्लेरेनोन। यहां देखिए समझ गए होंगे। वॉल्यूम एक्सपेंशन को कम करोगे, मतलब क्या यूज करोगे, ब्लड वॉल्यूम को कम करने के लिए सोडियम वाटर रिटेंशन को कम करोगे, क्या यूज करोगे यहां पर, डायूरेटिक्स। क्या यूज करोगे यहां पर, डायूरेटिक्स। प्रीलोड को कम करोगे, प्रीलोड को कम करने के लिए क्या यूज करोगे, वेनोडायलेटर्स। प्रीलोड को कैसे कम कर सकते हैं, वेनोडायलेटर्स। डायूरेटिक्स ऑलरेडी हमने यहां पर बात कर ही ली है। आफ्टर लोड को कम करने के लिए क्या यूज करोगे,
आर्ट्रियोलर डायलेटर। तो प्रीलोड को कम करने के लिए वेनोडायलेटर्स, आफ्टर लोड को कम करने के लिए आर्ट्रियोडायलेटर, वैसोडायलेटर। मतलब प्रीलोड और आफ्टर लोड दोनों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये सब अल्टीमेटली किसको कम कर रहे हैं, किसके चांसेस को कम कर रहे हैं, वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग, जिससे इनडायरेक्टली हम किसको ट्रीट कर रहे हैं, सीएचएफ। ये एक विशियस साइकिल है। अब आगे जब भी आप ये चैप्टर पढ़ेंगे, अगर कोई हमसे पूछता है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, बीटा ब्लॉकर्स का यूज कहां किया जा रहा है सीएचएफ में, तुरंत आप बोल दोगे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करोगे। क्यों हम एआरबीज का यूज कर रहे हैं, एसी इनहिबिटर्स का यूज कर रहे हैं, तुरंत आपके यहां पर दिख जाएगा रास एक्टिवेशन को रोक रहे हैं। क्यों हम बोसिंटन का यूज कर रहे हैं, बोसिंटन इज एंडोथेलिन एंटागोनिस्ट। क्यों डाययूरेटिक्स का यूज कर रहे हैं, डाययूरेटिक्स वॉल्यूम एक्सपेंशन, ब्लड वॉल्यूम को कम करेगा ताकि वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग के चांसेस कम हो जाए। क्यों वेनोडायलेटर्स यूज कर रहे हैं, प्रीलोड को कम करने के लिए। क्यों आर्ट्रियोलर डायलेटर यूज कर रहे हैं, आफ्टर लोड को कम करने के लिए। और इन सब की शुरुआत कहां से हुई थी, वो शुरुआत हुई थी मायोकार्डियल इनएडिक्वेसी। हार्ट उतने ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है जितने ब्लड को उसको पंप करना चाहिए था, तो इसको यहीं रोका जा सकता है। यहां पर क्या यूज कर सकते हैं आप, आइनोट्रोपिक ड्रग्स। ओके, तो आइनोट्रोपिक ड्रग्स, अब टोटल हम एक बार यहां पर कैटेगरी काउंट कर लेते हैं। आइनोट्रोपिक ड्रग्स कहां कर रहे हैं काम, मायोकार्डियल इनएडिक्वेसी, इनका काम ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएंगे। ओके, दूसरा देख लेते हैं हम, प्रीलोड को कम करने वाले वेनोडायलेटर्स, आफ्टर लोड को कम करने वाले आर्ट्रियोलर डायलेटर्स, वॉल्यूम एक्सपेंशन को कम करने वाले डाययूरेटिक्स, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को रोकने वाले बीटा ब्लॉकर्स, रास इनहिबिटर्स, एंडोथेलिन एंटागोनिस्ट। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी या जिस तरह की और भी कंडीशन, सारी कंडीशन को हम अवॉइड करेंगे। तो ये दिस इज नोन एज विशियस साइकिल इन सीएचएफ। अगर आपने, ये दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक दो बार अब इसको ध्यान से देखेंगे, नोट कर लेंगे कॉपी में, आपको पूरे चैप्टर में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि कहीं पर भी आप कोई चैप्टर में कोई भी पार्ट पढ़ रहे होगे, तुरंत आपको ये साइकिल याद आ जाएगी। अलग से आपको मैकेनिज्म एक्शन भी याद करने की जरूरत नहीं, आपको मैकेनिज्म एक्शन याद आ जाएगा। ये यहां पर यूज हो रहा था, बीटा ब्लॉकर यहां यूज हो रहा था सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में, डाययूरेटिक्स वॉल्यूम एक्सपेंशन में यूज हो रहा था, आपको याद आ जाएगा। ये वाला जो पार्ट है बोसिंटन, ये एंडोथेलिन एंटागोनिस्ट है। या फिर ये याद आ जाएगा क्यों हम आइनोट्रोपिक ड्रग डिजिटलिस या बीटा वन एगोनिस्ट का यूज करते हैं, वो यहां पर यूज करते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसको आपको अच्छे से एक बार समझना है, थोड़ा सा एफर्ट अपनी तरफ से लगाना है, कॉपी में लिख लेना है। और आपको बिल्कुल टेंशन लेनी है नहीं लेनी है बिल्कुल भी, क्योंकि आगे पूरा चैप्टर आपके सामने बिल्कुल आसान हो जाएगा अगर हमने थोड़ा सा एफर्ट लगा के इस साइकिल को समझ लिया। तो इस तरह के और भी वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ये हमें मोटिवेट करता है कुछ बेहतर काम करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी लर्निंग।